ಮಕ್ಕಳೇ ಮಸ್ತ್ ಇಲ್ಲ ಈ ಸರ್ वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन। नमस्ते नेचर। आशा करता हूँ आप सब लोग अच्छे हैं, बेहतर हैं। 6:31 हो गए हैं। अगले 1 मिनट में अपने सभी साथियों को एक बार इनवाइट कर लीजिए और सुबह को उठकर ये प्रयास करिए हर दिन प्रतिदिन कि जब भी आप सुबह को उठें सबसे पहले तो 1 कॉल या 2 कॉल अपने उन लोगों को जरूर करें जो आपके टीम के महत्वपूर्ण साथी हैं। बहुत सारे लोग सेशन में मैंने महसूस किया है आना चाहते हैं, बट सुबह ना उठने की हैबिट की वजह से, किसी भी आलस या परेशानी की वजह से वो सुबह को नहीं आ पाते। तो एक रूटीन अपना ये भी जरूर बांधिए कि आप सुबह को अपने ऐसे लोगों को जरूर यहाँ पर बुला पाएं, उनको इनवाइट कर पाएं। इसके लिए खुद आपको थोड़ी एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन ये एक्स्ट्रा मेहनत आपके बहुत ज्यादा काम आने वाली है। एनीवेज, आज का जो सेशन है वो बड़ा महत्वपूर्ण है, और आज का सेशन महत्वपूर्ण होने के साथ साथ खास हो जाता है। खास इसलिए कि आज हम बात करेंगे फ्लोर की, एक तरह से आटे की। ठीक है, कि कौन सा आटा, जैसे कि हम नॉर्थ इंडिया के अंदर रहते हैं जहाँ गेहूं सबसे ज्यादा खाया जाता है। जब आप साउथ में जाते हैं तो वहाँ चावल का यूज ज्यादा है। और किस आटे का हमारी बॉडी पर, हमारे शरीर पर किस तरीके का इम्पैक्ट आता है, क्योंकि किसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स किस तरीके का है। आज ये सेशन बहुत महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि जब आप आज लाइफ स्टाइल डिजीज की बात करते हैं, अलग अलग तरीके की प्रॉब्लम की बात करते हैं, तो आप देखेंगे कि अलग अलग तरीके की प्रॉब्लम के अंदर हमारा आहार, हमारा खाना, और हमारे खाने में कौन सा कार्ब हम ले रहे हैं, हमारे बच्चों को जो हम खिला रहे हैं, या कोई डायबिटिक पेशेंट है, या अलग अलग तरीके की लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर से जूझ रहे लोग जो अलग अलग तरीके के पेशेंट हैं, उनको हमें क्या खाने के लिए सजेस्ट करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है, इसको बड़े ध्यान से सुनिएगा। और खास बात कि आज इसको हमारे बीच में एक बहुत जबरदस्त प्रेजेंटर, एक बहुत शानदार लेडी, जिनको मैं मीटिंग में जब भी सुनता हूं तो प्रभावित होता हूं, वो हमारे बीच में हैं। तो आज हम सब लोग स्वागत करेंगे सोनिया मैम का। सोनिया मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका। फटाफट से एक बार मैम के लिए वेलकम लिख दीजिए। ठीक है, जो दिल वाला इमोजी होता है, चीयर्स वाला होता है, वो कर दीजिए कि आप लोग ये बता दीजिए मेंटली रेडी हैं और प्रिपेयर हैं आज के सेशन के लिए। सोनिया मैम, ओवर टू यू। थैंक यू सो मच सर। क्या मेरी आवाज आप तक आ पा रही है? क्लियर है बिल्कुल। जी, थैंक यू सो मच। आपने इतना अच्छा इंट्रोडक्शन दिया, और जब भी आप मेरा इंट्रोडक्शन देते हैं तो मुझे खुद को हर बार ऐसा लगता है कि हाँ, मतलब मेरे जो लीडर्स हैं वो मुझ पे इतना विश्वास करते हैं, तो नेक्स्ट टाइम जब भी मुझे मौका मिले अपने आप को प्रेजेंट करने का, तो मुझे और ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करनी चाहिए। और सबसे अच्छी बात यही है जो आपने बताया कि मॉर्निंग मंत्र के ज़रिए हम इतनी चीज़ों को सीख रहे हैं। और इवन जब मुझे ये टॉपिक मिला आटे के ऊपर और उसके ग्लाइसेमिक इंडेक्स के बारे में, ये सब जानने के बारे में, तो जब मैं स्टडी कर रही थी ये टॉपिक, ये प्रेजेंटेशन में तैयार कर रही थी, तो इस दौरान ऐसी बहुत सारी चीजें ऐसी थी जो कि आज तक मैं भी नहीं जानती थी जिन चीजों के बारे में। तो थैंक यू अगेन। और चलिए मैं आज का सेशन स्टार्ट करती हूँ। आज हम बात करेंगे आटे के बारे में। तो मैं सभी से एक चीज कहना चाहूंगी कि डेफिनेटली, जैसे कल तक मुझे भी नहीं पता था कि आटे
कि इतनी वैरायटी या क्या क्या चीजें हमें ध्यान रखनी चाहिए। तो आप इस सेशन को बहुत ध्यान से सुनिएगा, आपके लिए यहाँ पे बहुत बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन अगले आधे घंटे में होने वाली है। अगर आप चाहें तो डायरी पेन लेके बैठ सकते हैं, अगर आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। जो भी चीजें मैं आपको बताने वाली हूँ, डेफिनेटली मैं जानती हूँ कि हम में से बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिन्हें आज तक इन चीजों के बारे में नहीं पता होगा। और आटा इतना महत्वपूर्ण अंग हमारे भोजन का है, हमें डेफिनेटली इसके बारे में जानना बहुत बहुत ज्यादा जरूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की मीटिंग को। और आज मैं अपनी प्रेजेंटेशन स्टार्ट करती हूँ, जिसमें सबसे पहले जो मैं बात करने वाली हूँ सर मेरी स्क्रीन आ रही है, सबको दिखाई दे रही है? जी जी। तो सबसे पहले वही आटा क्या है। जैसा आप देख पा रहे हैं कि आटा होता क्या है, आटा किसे कहते हैं। तो आटा वो होता है, पाउडर होता है जो कि हम अलग अलग अनाजों को पिसवा कर बनाते हैं, ठीक है। जैसे जनरली हम लोग, हमारे 90% घरों में गेहूं का आटा हम लोग खाते हैं। तो इसके लेकिन आज हमारे पास में जौ, ज्वार, बाजरा, ये सब मल्टीग्रेन के भी बहुत सारे विकल्प होते हैं, जैसे यहाँ पे हमें फोटो में दिखाया जा रहा है। तो अब हमें ये जो अलग अलग आटे जो दिए गए हैं, इनकी क्या जरूरत है। जब हमारे पास एक गेहूं का आटा है और हम इसको काफी टाइम से कंज्यूम कर रहे हैं, तो हमारे जो पुराने लोग थे, या मैं कहूंगी कि आज भी कई शहरों में जो हमारे बड़े लोग हैं, वो लोग अलग अलग तरह के आटे को क्यों खाते हैं या क्यों कंज्यूम करते हैं। तो इसके बारे में सबसे पहले हमें ये जानने की जरूरत है कि हर एक आटा जो है उसमें अलग अलग पोषक तत्व होते हैं, और हर एक आटे का हमारी बॉडी पे अलग अलग प्रभाव होता है। तो इसमें हम आगे समझेंगे, इसी चीज में हम आगे समझेंगे कि आज जो हम आटा अलग अलग, जो मैंने आपको बताया कि अलग अलग आटा होता है, तो उसका क्या प्रभाव हमारी बॉडी पे पड़ता है, क्या होता है, ये सब चीजें हम जानते हैं। तो देखिए जैसा मैंने बताया कि हमें आटे से बहुत सारे पोषण तत्व मिलते हैं। तो क्यों जरूरी है एक सही आटा चुनना, हमारे लिए क्यों जरूरी है। तो सबसे इम्पोर्टेंट बात हमारी ये है कि हम दिन में, बहुत सारे लोग दिन में 2 बार रोटी खाते हैं या 3 बार रोटी खाते हैं, यानी कि बेसिकली जो हमारी डाइट है, हमारी डाइट में हम लोग 2 से 3 बार रोटियां खा रहे हैं, कार्ब्स खा रहे हैं। तो वो जो रोटी हम दिन में 2 या 3 बार खा रहे हैं, वो ज्यादा से ज्यादा पोषण युक्त होनी चाहिए, उनमें ज्यादा अच्छे पोषक तत्व होने चाहिए। हमें ध्यान देना चाहिए कि हम जो आटा चूज कर रहे हैं वो कैसा है। तो सबसे क्यों चुनना है, शरीर को अच्छी ऊर्जा मिले, अच्छा आटा अगर हम खाएंगे तो हमें अच्छी ऊर्जा मिलेगी, पेट लंबे समय तक भरा रहता है, पाचन बेहतर होता है। अब ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि आटे से भी डाइजेशन अच्छा होता है। अभी तक हमने आटे को कभी शायद इस नजर से नहीं देखा होगा, लेकिन एक ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आटे से हमारा डाइजेशन अच्छा होता है, ब्लड शुगर को कंट्रोल करता है। और सबसे इम्पोर्टेंट, जो लोग वजन नियंत्रण करना चाहते हैं, यानी कि वेट मैनेजमेंट चाहते हैं, तो उनके लिए भी अलग अलग टाइप के आटे हमारे पास मौजूद है। शरीर को फाइबर, विटामिन और मिनरल भी हमें आटे से मिलते हैं। तो हमें आटे के सही चुनाव करना इन्हीं सारे कारणों की वजह से सबसे ज्यादा जरूरी होता है। क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया कि आटा ही है जो हम अपनी डाइट में कार्ब्स की शक्ल में हम सबसे ज्यादा कंज्यूम करते हैं। तो एक और क्वेश्चन मैं सभी से पूछना चाहती हूँ कि बहुत सारे लोग मैंने ऐसे देखे हैं कि जिनको खाना खाने के तुरंत बाद नींद आती है, आलस आता है। तो इसके पीछे का मुख्य कारण क्या होता है।
मैंने जैसे कि आप लोगों ने भी देखा होगा कि या शायद आपके साथ भी ऐसा होता हो कि आप मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट कर रहे हैं, अभी आप फ्रेश उठे हैं और अभी आपको उठे हुए सिर्फ 1 से 2 घंटे हुए हैं और आपने ब्रेकफास्ट किया और उस ब्रेकफास्ट को करने के तुरंत बाद या थोड़ी देर बाद आपको फिर से नींद आने लगती है, आपको फिर से ऐसा लगता है कि मुझे रेस्ट की ज़रूरत है। तो ऐसा क्यों होता है? अब हम ये समझेंगे कि सिर्फ आटे को चेंज करके भी हम अपनी एक जो थाली है उसको संतुलित कैसे बना सकते हैं। डेफिनेटली इसमें बहुत सारी चीजें और भी इंक्लूडेड हैं, सिर्फ आटे से एक बैलेंस थाली नहीं बनेगी, लेकिन जो हमारी थाली है उसमें मेन मेजर प्रोपोर्शन जो है वो आटे का होता है। तो इसको हमारे लिए समझना बहुत बहुत ज्यादा जरूरी है। चलिए आगे हम समझते हैं इस ट्रेनिंग के माध्यम से, जैसे कि स्लाइड में भी लिखा हुआ है कि इस ट्रेनिंग के माध्यम से हम समझेंगे कि आटा क्यों जरूरी है चुनना या हमें नींद क्यों आ रही है, ये सब कारणों को। तो सबसे पहला क्वेश्चन मेरा सभी से, क्या सभी आटे एक जैसे होते हैं? जो भी हम आटा खा रहे हैं वो सब एक जैसा है? जैसे कि हम नॉर्मली समझेंगे कि भाई गेहूं का आटा होता है, जौ का होता है, बाजरे का होता है, तो वो सब एक जैसे होते हैं। बचपन में हमें लगता था कि ये चीजें, बाजरे का आटा है, इसकी रोटी अच्छी नहीं होती है, या मतलब जब मम्मी बना रही है या कुछ भी, तो उस टाइम हमें उसकी इम्पोर्टेंस समझ में नहीं आती थी। लेकिन आज हमें समझ में आता है कि हमारे यहाँ हर मौसम में अलग अलग तरह का आटा क्यों खाया जाता है। तो कुछ आटों में, कुछ चीजों में, कुछ अनाजों में फाइबर ज्यादा होता है, और जितना अच्छा फाइबर हमारे आटे में होता है उतना ही वो हमारे डाइजेशन को अच्छा बनाता है और पेट लंबे समय तक भरा रखता है। ठीक है, मतलब जितना अच्छा हमारे बॉडी में फाइबर हम लेंगे, हम वैसे भी हमेशा फाइबर के बारे में बात करते रहते हैं, चाहे वो एलोवेरा डेली डिटॉक्स हो या कुछ भी हो। तो अगर हम ऐसा आटा खाते हैं जिसमें फाइबर ज्यादा है तो वो हमारे डाइजेशन को ऑटोमेटिकली सुधार देता है। ठीक है, कुछ आटे ऐसे होते हैं जिनमें प्रोटीन अधिक होता है, आज हम ये भी जानेंगे। जैसे कि आप देखेंगे, अगर आप सर्च करेंगे तो हमारे इंडियंस में प्रोटीन की डेफिशिएंसी बहुत ज्यादा होती है। हमारे पास में इतना वर्सटाइल, इतना अलग अलग तरह का आटा है, लेकिन उसके बावजूद भी हम लोग मोस्टली जो है गेहूं के आटे पे डिपेंडेंट है। बल्कि मैं ये कहूंगी कि आज की जो जनरेशन है वो गेहूं के आटे से भी ज्यादा वो मैदा पे डिपेंडेंट है। तो उनका पेट भर रहा है लेकिन उनको कोई भी न्यूट्रिशन प्रोवाइड नहीं कर पा रहा वो आटा। तो ऐसे भी बहुत सारे आटे होते हैं जिसमें हमें प्रोटीन मिलेगा। तो प्रोटीन ऑटोमेटिकली हमें मसल गेन में हेल्प करता है। कुछ आटा ऐसा भी होता है जो आयरन और कैल्शियम देता है, हड्डियों को मजबूत बनाता है, खून की कमी को दूर करने में मदद करता है। ये चीजें भी हम आगे अभी सीखेंगे कि आटे से भी हमारी बॉडी में बहुत सारी मेजर जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो अपने आप धीरे धीरे सुधर जाएंगे अगर हम ठीक करेंगे तो। अब कुछ का ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम होता है। अब ग्लाइसेमिक इंडेक्स क्या होता है ये हम आगे जानेंगे कि ग्लाइसेमिक इंडेक्स क्या होता है। वैसे तो यहाँ पे भी थोड़ा सा हमें दिया हुआ है, और यहाँ पे हमें कुछ आटे दिए हुए हैं और लिखा हुआ है कि अलग अलग आटे अलग अलग पोषण देते हैं, इसलिए विविधता अपनाएं। ठीक है, हर एक आटा एक जैसा नहीं होता। यही मैं बार बार कह रही हूँ कि हर एक आटा एक जैसा नहीं होता। इसलिए हमें कभी भी अपनी डाइट के लिए, अपने भोजन में हमेशा सिर्फ गेहूं के आटे पे ही डिपेंडेंट नहीं रहना चाहिए, हमें और ऑप्शंस को भी अपनी लाइफ में अपनाना चाहिए। आइए हम आगे बढ़ते हैं इसी में, और हम जानते हैं, आगे हम जानते हैं
कि ग्लाइसेमिक इंडेक्स के बारे में मैंने अभी बात की थी। तो वो ग्लाइसेमिक इंडेक्स क्या होता है? ग्लाइसेमिक इंडेक्स या जीआई एक ऐसा पैमाना होता है, एक ऐसा मेजरमेंट होता है जो कि हमें ये बताता है कि कोई भी जो भोजन हम खा रहे हैं, जो खाना हम खा रहे हैं, उस खाने से एकदम से हमारी बॉडी में कितनी शुगर बढ़ेगी, या हमारा खाना जो है, हमारी बॉडी जो खाना हमने कंज्यूम किया है वो कितनी जल्दी उस खाने को ग्लूकोज में कन्वर्ट करता है। ठीक है, तो अगर हमें देखना है कि किसी भी भोजन का जीआई ज्यादा है, तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि अगर किसी भी भोजन का जीआई ज्यादा होता है तो वो वैसे भी हमें रेड साइन से दिखाई दे रहा है कि रेड वो बना हुआ है। तो जीआई अगर किसी का, यानी कि ग्लाइसेमिक इंडेक्स अगर किसी का ज्यादा है, तो जैसे ही हम वो खाना कंज्यूम करेंगे, वो आटे की रोटियां हम खाएंगे या कोई भी चीज ऐसी खाएंगे, तो हमारी बॉडी में एकदम से शुगर स्पाइक हो जाती है। ठीक है, शुगर बहुत तेजी से बढ़ता है और बहुत जल्दी ही घट जाता है। ठीक है, तो बॉडी में शुगर रेजिस्टेंस जो है वो हमारा बहुत हाई होके एकदम से लो आ जाता है। और अगर हमारा जीआई कम है तो क्या होगा? ग्रीन साइन से ये देखिए रिप्रेजेंट हो रहा है। तो जीआई अगर कम है तो शुगर धीरे धीरे बढ़ेगी, ग्लाइसेमिक इंडेक्स धीरे धीरे बढ़ेगा। एकदम से हमारी बॉडी में ऐसा नहीं है कि एकदम से ग्लाइसेमिक इंडेक्स हाई हो जाएगा या शुगर स्पाइक हो जाएगी, नहीं, ये धीरे धीरे हमारी बॉडी को एनर्जी देता रहेगा और लंबे समय तक हमें एनर्जी मिलती रहेगी। अब एक और चीज मैं आपको बताती हूँ, जिस भी खाने का ग्लाइसेमिक इंडेक्स ज्यादा होता है वो खाना हमारी बॉडी में बहुत जल्दी डाइजेस्ट होके बाहर आ जाता है। ठीक है, तो जितना ज्यादा ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाला खाना हम खाएंगे उतना ही जल्दी जल्दी हमें भूख लगेगी, बार बार हमें खाना खाने का मन करता है। वहीं अगर जितना लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाला आटा अगर हम खाना स्टार्ट करेंगे अपनी डाइट में, तो हमारी जो बॉडी है उसमें शुगर धीरे धीरे बढ़ेगी और लंबे समय तक वो संतुलित रहता है, हमारा लंबे समय तक पेट भरा हुआ रहता है और हमें जल्दी जल्दी भूख नहीं लगती। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो अभी हमने जाना था कि आटे से वजन प्रबंधन यानी कि वेट मैनेजमेंट कैसे किया जा सकता है। तो जिसको भी अपने वेट मैनेजमेंट पे काम करना है तो उन्हें हमेशा ये ध्यान देना है कि उन्हें लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाला आटा या लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाली डाइट पे जाना चाहिए। उन्हें वो चीजों को चूज करना चाहिए जिसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम हो। अब यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल हमें दे रखे हैं कि हाई ग्लाइसेमिक फूड कैसे है, जैसे कि सफेद चावल, ब्रेड, आलू और मीठा। ये जितना भी चीजें हैं, इन चीजों से जब भी हम इनको कंज्यूम करते हैं तो एकदम से हमारी बॉडी में एनर्जी रिलीज होती है और एकदम से ही हमें भूख लगाती है। आपने वैसे भी जनरली बहुत लोगों से सुना होगा कि यार चावल हम जब भी खाते हैं तो चावल खाने से थोड़ी देर के बाद ही हमें दोबारा से भूख लगाती है। तो ऐसा क्यों होता है? इसका एक मेन कारण यही है कि जो चावल है उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स भी ज्यादा होता है। जल्दी भूख लगती है, मैंने अभी बताया कि अगर हम जीआई वाला खाना ज्यादा खाएंगे, ऐसा खाना ज्यादा खाएंगे, ऐसा आटा हम डेली लाइफ में यूज करेंगे जिसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स ज्यादा हो, तो हमें जल्दी भूख लगेगी, थकान और आलस महसूस होगा और एनर्जी जो है हमारी बॉडी में वो थोड़ी देर के लिए रहेगी। वहीं अगर हम लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स या खाने के बारे में देखें तो जैसे इसमें कुछ एग्जांपल दिए हुए हैं, ओट्स हो गए, दालें हो गई, साबुत अनाज हो गए, फल और सब्जियां हो गई। तो ये सब चीजें जो हैं अगर हम अपनी लाइफ में डेली कंज्यूम करने की आदत डालते हैं तो लंबे समय तक एक तो हमारा पेट भरा रहता है, तो हमें बार बार खाना खाने की जरूरत नहीं लगती है और हमारी बॉडी में एनर्जी बनी रहती है और हमारी शुगर भी संतुलित रहती है, यानी कि हमारी बॉडी में
शुगर मैनेज रहती है, ठीक है। तो हमें इसी वजह से हमें हमेशा ध्यान रखना है कि जब भी हम खाना चुन रहे हैं, आटा चुन रहे हैं, कोई भी डाइट हम ले रहे हैं, तो वो उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं हम और आगे चीजों को और समझते हैं। ग्लाइसेमिक इंडेक्स, आई होप मैंने जितना समझाया है वो सब आपको समझ में आ गया होगा। प्लीज कोई बताएगा कि मैं जो बता रही हूँ, जो वो सारी चीजें समझ में आ रही हैं आप सभी को? ठीक है, तो हम आगे, थैंक यू सो मच सर। आगे हम बढ़ते हैं। जीआई की कैटेगरीज होती है, क्या क्या कैटेगरीज होती हैं वो हम समझेंगे। देखिए यहाँ पे सबसे पहले हमें दिया हुआ है जीआई क्या होता है। जैसे जीआई जब भी हमें देखना है, अभी मैं आपको एक टेबल दूंगी, उस पे आप स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हैं और उससे हम पता लगा सकते हैं कि किस आटे का ग्लाइसेमिक इंडेक्स कितना है। तो सबसे पहले हमें ये समझना है कि किसी भी आटे का अगर ग्लाइसेमिक इंडेक्स 55 या उससे कम है तो वो आटा बहुत ही बढ़िया है हमारे लिए और हम उसे कंज्यूम कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि उससे ब्लड शुगर धीरे धीरे बढ़ती है, ठीक है, और धीरे धीरे बढ़ती है, ऊर्जा लंबे समय तक हमें मिलती रहेगी। जैसा कि आप ग्राफ में भी देख रहे हैं कि जो ग्राफ है वो एकदम से स्पाइक नहीं कर रहा है। वहीं अगर हम आगे देखेंगे तो 56 से 69 तक जो है ये मीडियम जीआई है, ठीक है। इसमें एकदम से शुगर स्पाइक नहीं होती है, धीरे धीरे बढ़ती है, मध्यम गति से बढ़ती है, ठीक है, और कुछ समय तक हमें एनर्जी इससे भी मिलती है। लेकिन अगर किसी आटे का ग्लाइसेमिक इंडेक्स 70 या उससे ज्यादा है तो आप देख सकते हैं रेड साइन यहाँ पे हमें दिखाई दे रहा है, खतरे की घंटी हमें नजर आ रही है और ये सिंबल हमें दिखाता है कि ये जो आटा है या ये जो खाना है ये हमारी हेल्थ के लिए, हमारी शुगर मैनेजमेंट के लिए, हमारी बॉडी के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स 70 से ऊपर चला जाता है, बॉडी में ब्लड शुगर बहुत ही तेजी से स्पाइक करती है। जैसा कि आप ग्राफ में भी देख पा रहे होंगे कि शुगर बहुत तेजी से बढ़ती है और बहुत ही तेजी से गिर जाती है, जिससे थकान जल्दी होती है, भूख बार बार लगती है। मैंने अभी बताया कि जितना ज्यादा हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स होता है वो खाना बहुत जल्दी पच जाता है, बहुत जल्दी हमारी एक्सक्रीटरी सिस्टम से बाहर आ जाता है, तो हमें बार बार भूख लगती है, ठीक है। तो हमें ये ध्यान रखना है कि हमें हमेशा लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाला खाना, लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाला आटा अपनी डाइट में रेगुलरली कंज्यूम करने की आदत डालनी है। आगे बढ़ते हैं हम और आगे चीजों को और समझते हैं ध्यान से। जैसा मैंने अभी बताया था कि मैं आपको एक चार्ट दूंगी, आप उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो यहाँ पे वो चार्ट प्रेजेंट है और आप उसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अदरवाइज ये इंफॉर्मेशन आपको नेट पे बहुत इजीली अवेलेबल है। तो हमने अभी समझा था कि कोई भी आटा जिसका जीआई 70 या उससे ज्यादा है तो वो रेड साइन है, यानी कि बहुत खराब है। तो सबसे पहले हम, आप ये देखिए क्या लिखा है, शुगर रॉकेट की तरह बढ़ेगा, ठीक है। मैदा सबसे पहला ऑप्शन है, मैदा। फाइबर इसमें बिल्कुल नहीं होता, खाते ही ब्लड शुगर को तुरंत बढ़ा देता है जिससे मोटापा और सुस्ती आती है। और आज की डाइट में ये हमारे लिए एक बहुत ही दुर्भाग्य की बात है। मैं बताना चाहूंगी कि हमारी जो डाइट हो चुकी है, जो हमारी यंग जनरेशन है, वो बहुत बहुत ज्यादा मैदा और मैदा से बनी हुई चीजें कंज्यूम करने लगे हैं। इवन वो गेहूं का आटा भी इतना बारीक लोग लेकर आते हैं कि वो भी मैदे जैसा ही होता है। दूसरा अगर हम देखेंगे, चावल का आटा, ये भी ऑरेंज है, मीडियम है, इसका जो ग्लाइसेमिक इंडेक्स है ये भी बहुत ज्यादा हाई होता है, ठीक है। सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स बहुत ज्यादा
और फाइबर बहुत कम होता है, शरीर में बहुत जल्दी पहुंचकर ग्लूकोज को बढ़ाता है। इसलिए वैसे भी जो लोग डायबिटिक पेशेंट होते हैं उनको चावल मना किया जाता है। चावल मना करने का एक मुख्य कारण यही होता है क्योंकि चावल का जो ग्लाइसेमिक इंडेक्स है वो बहुत ज्यादा होता है और डायबिटिक लोगों की बॉडी में जाके एकदम से वो शुगर को स्पाइक कर देता है। तीसरा अगर हम देखेंगे रागी का आटा, ठीक है, फिंगर मिलेट जिसे हम कहते हैं, कैल्शियम और आयरन का राजा होता है। कैल्शियम इसमें अच्छा होता है, आयरन इसमें अच्छा होता है, लेकिन इसमें एक चीज होती है कि ग्लाइसेमिक इंडेक्स इसका बढ़ जाता है। तो अगर आप रागी का आटा खाते हैं तो मैं आपको ये सजेशन दूंगी कि रागी का आटा आप प्लेन रागी का आटा ना खाइए। रागी के आटे में आप कोई भी ऐसा आटा मिक्स कर सकते हैं जिसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम हो, जैसे कि ज्वार का आटा या जौ का आटा आप मिक्स करके खा सकते हैं। तो जौ का आटा इसमें मिक्स करने से इसका जो ग्लाइसेमिक इंडेक्स है वो नॉर्मल रहता है। यहाँ पे आप देखेंगे कि इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स 65 टू 68 है। लेकिन ग्लाइसेमिक इंडेक्स इतना होने के बावजूद भी ये हमारी बॉडी के लिए अच्छा है क्योंकि ये हमें एक कैल्शियम, अच्छी क्वालिटी का कैल्शियम देता है और अच्छी क्वालिटी का आयरन भी हमें देता है। फिर हम आगे बढ़ते हैं, गेहूं का आटा। क्या लिखा हुआ है यहाँ पे ध्यान से देखिए, हमारा रोजाना का आटा, ये हमारा डेली खाया जाने वाला आटा बन चुका है। अगर हम इसका चोकर छानकर अलग कर दिया जाए तो ये शुगर को तेजी से बढ़ाता है। इसका भी ग्लाइसेमिक इंडेक्स जो है वो 60 टू 65 की रेंज में है। येलो साइन यहाँ पे आ रहा है, मीडियम क्वालिटी है, ठीक है। तो आज की जनरेशन जो है, जो लोग मैदा ज्यादा कंज्यूम करते हैं वो लोग ये सोचते हैं कि जब मैं बात करती हूँ कुछ यंगस्टर्स से, कुछ नए लोगों से, कुछ नई एज के बच्चों से, तो उन्हें लगता है कि गेहूं का आटा जो है ये तो एक हेल्दी ऑप्शन है। लेकिन ऐसा नहीं है, ये भी हमें समझने की जरूरत है कि गेहूं का आटा, सिर्फ गेहूं का आटा भी एक हेल्दी ऑप्शन नहीं है। हमें इसमें कुछ और चीजों को ऐड करने की जरूरत है। नेक्स्ट है हमारे पास ज्वार का आटा, ये ग्लूटेन फ्री होता है। अभी ये ग्लूटेन फ्री क्या होता है इसको भी हम समझेंगे आगे कि ग्लूटेन क्या होता है। और ये ग्लूटेन फ्री होता है और फाइबर इसमें बहुत अच्छा होता है, ये डाइजेशन को बहुत अच्छा करता है और दिल के लिए ये बहुत अच्छा आटा होता है। कौन सा? ज्वार का आटा। तीसरा, नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं, बाजरे का आटा होता है। बाजरे के आटे की जो तासीर होती है वो अगर हम तासीर को समझेंगे तो बाजरे के आटे की तासीर गर्म होती है, इसीलिए जनरली हम बाजरे को सर्दियों में कंज्यूम करते हैं। हाँ, राजस्थान में हमारे यहाँ साइड में बाजरे की आटे की बाजरे की खिचड़ी बनाई जाती है, बाजरे के आटे की रोटियां बनाई जाती हैं सर्दियों में। क्यों? क्योंकि इसकी तासीर जो है वो गर्म होती है, ये हमारी बॉडी को गर्मी देता है, ठीक है। तो ये भी हम देखेंगे कि इसका जो ग्लाइसेमिक इंडेक्स है ये 54 टू 58 होता है। इसमें मैग्नीशियम और आयरन अच्छा होता है। अच्छा, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी लिखा हुआ है कि सर्दियों में शरीर को गर्म रखता है, ठीक है। तो यही मैंने आपको बताया कि इसकी जो तासीर है ये गर्म होती है। अगला है ओट्स का आटा। ओट्स जिसे हम नॉर्मली खाते हैं, इसमें ग्लूटेन करके एक फाइबर होता है जो कि बहुत अच्छा होता है, ठीक है। जिन लोगों को बैड कोलेस्ट्रॉल है, बॉडी में बहुत ज्यादा एलडीएल बढ़ा हुआ है, तो उन लोगों को ओट्स खाना चाहिए। इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स भी 55 होता है और ये क्योंकि इसमें फाइबर रिच है तो ये हमारे एलडीएल को कम करने में हेल्प करता है और शुगर को भी कम करता है। नेक्स्ट अगर हम आते हैं 8th पॉइंट पे, तो देखिए मल्टीग्रेन आटा होता है, ठीक है। ये अच्छा होता है हमारे लिए। गेहूं के साथ में हम अलग अलग आटे जो हमने अभी पढ़े हैं, रागी, ज्वार, बाजरा, इन सब चीजों को मिक्स करके हम मल्टीग्रेन आटा बना सकते हैं। अगला है जौ का आटा।
सुपर फाइबर से भरपूर होता है, एक्स्ट्रा भूख को कंट्रोल करता है, शरीर में ग्लूकोज को बहुत धीरे धीरे रिलीज करता है। ठीक है, तो जौ का आटा एक बहुत अच्छा ऑप्शन है, यहाँ पे लिखा भी हुआ है बेहतरीन। इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स आप देखिए 35 to 40 होता है। और 10th सबसे बेस्ट इसमें जो दिखाया हुआ है वो है बेसन यानी कि चिकपी चना आटा। यह अल्टीमेट विनर है, सबसे हाई प्रोटीन इसमें होता है, हाई फाइबर होता है, डायबिटीज को कंट्रोल करने में हमारी हेल्प करता है। आई होप जो मैंने ये कोशिश की है इनसे आप ग्लाइसेमिक इंडेक्स को अच्छे से समझ पाए होंगे और आप लोगों ने इसके स्क्रीनशॉट लिए होंगे, क्योंकि आगे की ट्रेनिंग को समझने के लिए ये चीजें बहुत ज्यादा जरूरी हैं। जो मैंने आगे और चीजें मैं आपको बताने वाली हूँ उनके लिए ये सब चीजें इंपॉर्टेंट है। तो जो अब हम अभी बात कर रहे थे, जैसा मैंने जब बाजरे के आटे के बारे में बात की थी तो वहां पे आया था कि ग्लूटेन फ्री आटा होता है बाजरा। तो ग्लूटेन क्या होता है, आप लोगों ने सुना होगा, आजकल बड़ा सोशल मीडिया पे चल रहा है ग्लूटेन फ्री आटा, या आप नेट पे भी देखेंगे ग्लूटेन 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 के बारे में बहुत प्रचार किया जा रहा है। तो वो ग्लूटेन क्या होता है हमें ये समझना है। देखिए ग्लूटेन क्या है, एक प्रोटीन है, ठीक है। तो ये बहुत सारे अनाजों में होता है, आटे को इलास्टिसिटी देता है, लचीलापन देता है। इलास्टिसिटी देना या लचीलापन देना, ये क्या काम करता है, जो लेडीज है वो मेरी बात को अच्छे से कनेक्ट कर पाएंगी, और जो मेल है जो रोटी बनाई है जिन्होंने कभी आटा गूंदा है वो भी इस बात को समझ पाएंगे कि जब हम आटा गूंद रहे होते हैं तो आटा बंधता नहीं है। अगर उसमें बहुत सारा आटा ऐसा होता है जो इजीली नहीं बनता है, जैसे कि हम जब फास्ट करते हैं तो हम कुट्टू का आटा लेते हैं तो वो बंधता नहीं है, तो उसको बांधने के लिए या तो हम उसको गर्म पानी से गूंथते हैं या कई बार उसमें हम आलू मैश करते हैं। हम अलग अलग टेक्निक्स उसमें लगाते हैं ताकि वो आटा जो है कुट्टू का आटा या बाजरे का आटा, जिन लोगों ने बाजरे के आटे की रोटियां बनाई हैं या देखा है कभी तो उनको ये पता होगा कि वो बंधता नहीं है, जल्दी टूटता है। वहीं अगर हम गेहूं के आटे की बात करेंगे तो गेहूं के आटे में ऐसी कोई भी प्रॉब्लम नहीं आती, वो टूटता नहीं है, क्योंकि गेहूं के आटे में ग्लूटेन अच्छा होता है, अच्छी मात्रा में ग्लूटेन पाया जाता है। तो यहाँ पे हमें दिखाई दे रहा है व्हीट, जौ और राई, इन अनाजों में मुख्यतः ग्लूटेन होता है। और ये कोई खराब चीज नहीं है, ये समझने की बात है कि बहुत सारे सोशल मीडिया पे ग्लूटेन को एक बहुत गलत चीज की तरह रिप्रेजेंट किया जा रहा है। अगर हम इसको थोड़ा ध्यान से समझेंगे तो ये एक प्रोटीन की तरह काम करता है। ठीक है, इसका काम है आटे को बांधना। जहां पे अगर आप देख रहे हैं तो जैसे ये एक लचीला जाल सा बना देता है, इस तरीके का आटा अच्छी तरह से बनता है, रोटियां सॉफ्ट बनती है। अगर हम ब्रेड और पिज्जा वगैरह बना रहे हैं तो वो अच्छे से फूलते हैं और टूटती नहीं है। जैसे यहाँ पे हमें दिख रहा है कि अगर ग्लूटेन नहीं होगा तो रोटियां ऐसी बनेगी। ठीक है, बाजरे की रोटी जनरली ऐसी ही होती है, मक्के की रोटी जनरली ऐसी ही होती है, या अगर हम कुट्टू की रोटी बनाते हैं तो वो भी ऐसी ही होती है, क्योंकि इनमें ग्लूटेन नहीं होता, ये ग्लूटेन फ्री आटे होते हैं। ठीक है, तो अब इसको हमें समझना है कि जैसा मैंने आपको बताया, अभी अभी मैंने बात की कि बहुत सारे सोशल मीडिया पे ग्लूटेन को बहुत नेगेटिवली दिखाते हैं। तो क्या ग्लूटेन जो है वो मतलब कोई खराब चीज है या ऐसा कुछ है? तो वही हम बात करेंगे कि ग्लूटेन जो है बिल्कुल भी कोई खराब चीज नहीं है। मैं यही आपको बताना चाहती हूँ कि ग्लूटेन होता क्या क्या है ये हमने पढ़ लिया, लेकिन ग्लूटेन खराब नहीं होता। ये आप देखिए कुछ आम गलत फहमियां होती हैं। ठीक है, अरे एक सेकेंड एक सेकेंड, ये स्क्रीन, एक सेकेंड। कुछ आम जो गलत फहमियां होती हैं कि ये क्या ग्लूटेन नुकसान करता है? नहीं, ज्यादातर लोगों के लिए ग्लूटेन बिल्कुल सुरक्षित है। ठीक है, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनको प्रॉब्लम होती है, सिलिएक एक डिजीज होती है जिसमें वो लोग ग्लूटेन को कंज्यूम नहीं कर सकते, उनकी बॉडी जो है ग्लूटेन को डाइजेस्ट नहीं कर पाती है। इसी वजह से
ये एक ऑटो इम्यून बीमारी होती है, तो इसी वजह से डॉक्टर्स उन्हें सजेशन देते हैं कि आप ग्लूटेन फ्री चीजें खाइए। तो वो लोग ये गेहूं का और जौ का और ये सारे आटे कंज्यूम नहीं कर सकते हैं, ठीक है। और कुछ लोगों को डाइजेशन से रिलेटेड भी प्रॉब्लम होती है, तो उन लोगों को भी डॉक्टर सजेशन देते हैं कि मतलब भाई आप ग्लूटेन फ्री खाना खाइए। लेकिन ऐसा कोई मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि अगर हम अपने खाने को ग्लूटेन फ्री बना रहे हैं तो हम कोई बहुत ही बढ़िया काम कर रहे हैं, या हम कोई अवार्ड लेने वाला काम कर रहे हैं, या कुछ हमने एक्स्ट्रा ऐड कर लिया अपने डाइट में, या हमने कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट कर लिए। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये मतलब हम ग्लूटेन वाला आटा खा सकते हैं, ऐसी मतलब सिर्फ ग्लूटेन से अपने आटे को कंसीडर ना करें। आटे को कंसीडर करने के लिए बहुत सारी चीजें हैं जिसके बारे में हमने बात की, जिसके बारे में हमने अभी सीखा, जो अभी हम और भी बहुत कुछ सीखेंगे कि वो क्या क्या चीजें हैं। अभी जब हम बात कर रहे थे तो एक आटे की बात हुई थी, मल्टीग्रेन आटा। तो अभी हमें ये समझना है कि मल्टीग्रेन क्या है। मल्टीग्रेन का मतलब सिर्फ इतना ही है कि भाई उस जो भी आटा हम लेकर आ रहे हैं उसमें मल्टीपल ग्रेन्स है। मल्टीपल ग्रेन्स का क्या मतलब हुआ कि उसमें एक से ज्यादा अनाज है, ठीक है। एक से ज्यादा अनाज मतलब कि कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो ये अब हमें समझना होगा, जैसे कि बहुत सारे कंपनियां जो है सिर्फ एक लेबलिंग करके मल्टीग्रेन लिख के इस चीज को प्रमोट कर रही हैं कि हमारा जो आटा है ये मल्टीग्रेन है, मल्टीग्रेन है। तो इसको भी हमें बहुत ध्यान से समझने की जरूरत है कि उस मल्टीग्रेन में, यानी कि मल्टीपल ग्रेन्स है, तो उस मल्टीपल ग्रेन में क्या क्या है और कितनी क्वांटिटी में है। आइए हम इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। यहाँ पे प्रोडक्ट ए दिखाया हुआ है, अगेन रेड साइन, इस पर भी मल्टीग्रेन लिखा हुआ है। अब लेकिन प्रोपोर्शन देखिए, क्योंकि इसमें एक से ज्यादा तरह के आटे हैं तो इसे हम मल्टीग्रेन कह सकते हैं, क्योंकि इसमें मल्टीपल टाइप के, अलग अलग टाइप के अनाज हैं, ठीक है। लेकिन अगर हम प्रोपोर्शन देखेंगे तो गेहूं का आटा जो है वो 90% है, यानी कि बेसिकली मेजर प्रोपोर्शन तो हमें गेहूं का आटा ही दिया जा रहा है। लेकिन एक्स्ट्रा कीमत पे दिया जा रहा है ये बोल के कि मल्टीग्रेन है। जौ सिर्फ 3% है, रागी 2% है, ओट्स 2% है, चने 3% है। तो इसमें अलग अलग अनाज तो हो गए, लेकिन उस अनाजों का प्रपोर्शन कितना है ये हमें समझना पड़ेगा। अगला है मल्टीग्रेन, ये भी पैक्ड आइटम है, इसको भी ग्रीन से दिखाया हुआ है, लेकिन इसमें भी हम आगे समझेंगे। मैं जो प्रेफर करती हूँ वो चीजें मैं आपके साथ में शेयर करूंगी कि यहाँ पे देखिए मल्टीपल ग्रेन है, जौ 30% दिया हुआ है, चना दिया हुआ है, ओट्स दिया हुआ है, रागी और बाजरा, ये मल्टीग्रेन है। लेकिन अगर हम पोषण की दृष्टि से देखें तो प्रोडक्ट बी को हम कंसीडर कर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें क्योंकि प्रोडक्ट बी जो है इसमें अलग अलग तरह के अनाज हैं, अच्छी क्वांटिटी में है, तो फाइबर अच्छा हो सकता है। जरूरी नहीं है कि इसमें फाइबर अच्छा होगा, इतना कुछ होने के बाद भी जरूरी नहीं है कि फाइबर अच्छा होगा। अब ये फाइबर अच्छा कैसा हो, कैसे हम कर सकते हैं, इसके बारे में भी हम अभी आगे समझेंगे। बट हाँ, अगर हमारे पास ये दो ऑप्शन है तो हमें डेफिनेटली मल्टीग्रेन जो प्रोडक्ट बी है उसी की तरफ आगे बढ़ना चाहिए। क्या लिखा हुआ है नीचे कि सिर्फ मल्टीग्रेन लिखा होना ही काफी नहीं है। तो हमें अब चीजों को समझना पड़ेगा। आजकल की जनरेशन, हम लोग जो हैं पढ़े लिखे बहुत हैं, समझदार बहुत हैं, लेकिन इन छोटी छोटी चीजों को हम नहीं समझते हैं कि ये छोटी छोटी चीजें मतलब जो कंपनी है ये सिर्फ अपने प्रपोर्शन के लिए, अपने एडवर्टीजमेंट के लिए कर रही हैं, ठीक है। आगे हम देखते हैं मल्टीपल ग्रेन्स के बारे में, थोड़ा सा समझ लेते हैं पहले, फिर हम बताएंगे कि मल्टीपल ग्रेन हम कैसे बनाते हैं। तो
तो सबसे पहले देखिए जौ बार्ले, जिसके बारे में हम 2-3 बार अभी आगे और समझ चुके हैं कि जो जौ का आटा होता है इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स सबसे कम होता है, बहुत कम होता है। ब्लड शुगर को धीरे धीरे बढ़ने में मदद करता है। इसमें ब्लूटा ग्लूकेन नामक फाइबर होता है। हार्ट के लिए अच्छा है, वेट मैनेजमेंट के लिए अच्छा है, विटामिन और मिनरल्स का बहुत ही अच्छा सोर्स इस ये होता है। आगे देखते हैं ज्वार है, ये भी ग्लूटेन फ्री है। मैंने अभी बताया था कि बंधता नहीं है आटा ग्लूटेन फ्री अगर होता है, ठीक है। इसमें भी फाइबर बहुत अच्छा होता है, एनर्जी देता है, एंटीऑक्सीडेंट्स इसमें होते हैं और आयरन और मैग्नीशियम के लिए ये अच्छा होता है। जनरली हमारे यहाँ जो औरतें हैं, फीमेल्स हैं, वो उनको आयरन की डेफिशिएंसी होती है, तो वो जब भी अपना आटा चुन रही हैं तो उसमें ज्वार को ऐड कर सकती हैं। चने प्रोटीन से भरे होते हैं, मसल्स में हेल्प करते हैं, फाइबर इनमें अच्छा होता है, इनका भी ग्लाइसेमिक इंडेक्स जो है वो कम होता है। आगे रागी का आटा हमने अभी जाना था कैल्शियम से भरपूर होता है, लेकिन हमें रागी का आटा जब भी हम अपने आटे में मतलब रागी की रोटियां अकेले ना बनाएं, उसमें हम जौ का आटा या कोई और आटा ऐड कर लें, क्योंकि जब हम इसको पकाते हैं तो इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स बढ़ जाता है। आगे सोयाबीन है, ये भी एक प्रोटीन का अच्छा सोर्स होता है। और अलसी ओमेगा 3 फैटी एसिड से भरपूर होती है, फाइबर से भरपूर होती है। और शायद आप लोगों में से बहुत कम ही लोग इस चीज को जानते होंगे कि हम एक अपने आटे में भी अलसी को पिसवा के खा सकते हैं, अलसी को हम अपने आटे में ऐड करवा सकते हैं। तो ये कुछ बेसिक आटे हैं जो कि हमारे पास इजीली कहीं पर भी हमें इजीली गांव में शहर में मिल जाते हैं, और ये कोई ऐसे मतलब बहुत महंगी चीजें नहीं है जो हम अपने रूटीन में ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो एक और चीज अभी हम देखेंगे, ये सब हमने पढ़ा, आगे देखते हैं। तो हम एक स्मार्ट आटा, एक अच्छा आटा कैसे बना सकते हैं। हर रोटी में पोषण, ठीक है। तो हेल्दी प्रोटीन, अच्छा ये जो मैंने ये जो बनाया है, ये एक हेल्दी अडल्ट के लिए है, जो मतलब जिसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। कोई किसी भी तरह की कोई अन्य प्रॉब्लम नहीं है, ग्लूटेन से कोई एलर्जी नहीं है, वो सब इसको अपनी डाइट में ऐड कर सकते हैं। 60% उन्हें गेहूं का आटा लेना है, 15% चने लेने हैं, 10% जौ लेने हैं, सोयाबीन, ओट्स और अलसी 5-5% लेने हैं, ठीक है। अब इससे क्या फायदा होगा, क्योंकि इसमें हमने मेन जैसे कि हमने चना ऐड किया तो ये हमें प्रोटीन देगा, ठीक है। और हम ये इससे हमें फाइबर अच्छा मिलेगा क्योंकि इसमें हमने जौ ऐड किया है। और जौ ही ऐड करने से इसका क्योंकि ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम हो गया तो लंबे समय तक अब हमें पेट हमारा भरा रहेगा, ब्लड शुगर को एकदम से स्पाइक नहीं होने देगा, डाइजेशन के लिए अच्छा है। और क्योंकि इसमें हमने अब अलसी भी पिसवा दी है तो ये हमें ओमेगा 3 भी देगा। तो आटे से भी हम अपने ओमेगा 3 को बढ़ा सकते हैं। यहाँ पे देखा है, जैसा अभी मैंने आपको बताया था कि जो प्रोडक्ट बी में पैकेज्ड वाला आटा हमें दिया हुआ था, तो हमने देखा वहां पे, मैंने आपसे ये बात कही थी कि इसमें भी अच्छा फाइबर हो सकता है, लेकिन डेफिनेटली मैं आप सभी को ये बात बताना चाहूंगी कि पैकिंग वाला आटा मेरी कभी भी प्रायोरिटी नहीं होती है। मैं हमेशा आटा खुद पिसवाना पसंद करती हूँ, गेहूं और ये सब चीजें मिलवा के। हाँ जरूर, ये मैं जरूर कहूंगी कि इतनी चीजें मैं नहीं मिलवाती थी, गेहूं, चना, जौ, ये सब चीजें मिलवा के आटा मैं यूज कर रही थी, लेकिन आगे से मेरी ये कोशिश रहेगी कि इन सब चीजों को मैं अपने आटे में मिलाऊं, क्योंकि ये जब मैं प्रेजेंटेशन तैयार कर रही थी तब मुझे चीजें और अच्छे से समझ में आई कि हम सोयाबीन भी ऐड कर सकते हैं, ओट्स भी ऐड कर सकते हैं और अलसी भी ऐड कर सकते हैं। ये एक और चीज मैं बताऊंगी आपको कि जैसा जो मैं जिस एरिया में रहती हूँ, वो जनरली वहाँ पे हरियाणा के लोग ज्यादा रहते हैं, ठीक है। वो तो मैं बहुत लोगों से ये सुनती थी
कि ये लोग जो हैं गेहूं के आटे पे ज्यादा डिपेंडेंट नहीं होते हैं, सिर्फ रोटियों पे डिपेंडेंट नहीं होते हैं। ये मतलब इनके साथ रह रह के ही मैंने ये समझा, और काफी सालों से ये मेरी डेली मतलब हैबिट में आ चुका है कि हम मेरे घर में कभी भी जनरली नॉर्मल केसेस में कभी भी हम लोग प्लेन गेहूं का आटा तो बिल्कुल भी यूज नहीं करते हैं, और पैकेट वाला आटा भी मेरी कभी प्रायोरिटी नहीं रहती है। कभी कोई मेजर इमरजेंसी है, नहीं गेहूं आ पा रहे हैं, तो बेशक लेकर मैं थैली वगैरह आ जाऊं, बट नहीं मतलब मेरी कोई खास चॉइस नहीं रहती है। तो अगर आपको 10 किलो आटा पिसवाना है तो पहले से ही आप 6 किलो गेहूं घर पे लीजिए। गेहूं थोड़ी एक्स्ट्रा मेहनत लगती है ये सब कामों को करने के लिए, लेकिन जब हम अपनी हेल्थ के बारे में सोचते हैं तो ये चीजों को हमें करने में पीछे नहीं रहना चाहिए। हमें गेहूं हम लेकर आना चाहिए, फ्रेश मार्केट से गेहूं मिलते हैं, वो चने जौ और ये सब को प्रोपोर्शन अपने अकॉर्डिंग आप एक अच्छा प्रोपोर्शन बना सकते हैं। ये कुछ एक दिया हुआ है यहाँ पे, या आप इसको भी चूज कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ प्रिकॉशंस भी दे रखे हैं कि क्या क्या हमें ज्यादा नहीं रखना है। अलसी को भी 5% से ज्यादा नहीं रखना, क्योंकि अलसी की जो तासीर है वो भी गर्म होती है, तो ये किसी किसी को सूट ना करे, हो सकता है अभी गर्मी का टाइम है, ठीक है। तो इसीलिए हम जितना आटा ले रहे हैं उसका सिर्फ 5% ही हमें अलसी रखना है। और क्योंकि ये मल्टीग्रेन आटा है तो इसको खाने के बाद में हमें प्यास ज्यादा लगेगी, तो इसको डाइजेस्ट करने के लिए हमें पानी पे भी बहुत ध्यान रखना है कि हमें ज्यादा पानी पीना है, ठीक है। तो सिर्फ अब ये जो आटा अगर हम लेंगे तो इससे सिर्फ हमें कार्ब्स नहीं मिलेंगे, कार्ब्स तो मिलेंगे ही मिलेंगे, प्लस कार्ब्स के साथ साथ हमें प्रोटीन भी मिलेगा, फाइबर भी मिलेगा, फैट भी मिलेगा, बहुत सारी और चीजें भी हमें मिलेगी। तो सिर्फ एक आटे को फोकस करके हम अपनी चीजों को कितना सुधार सकते हैं ये हम जानते हैं। मेरी ट्रेनिंग मेरी मेरी ट्रेनिंग लंबी होती जा रही है, 7:15 हो चुके हैं। मैं कोशिश करूंगी कि 5 मिनट में या 2 मिनट में अपनी बात को खत्म करूं। जैसा कि यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि जीआई जो है ये तय करता है कि आपका दिन जितना ज्यादा जीआई वाला खाना आप खाएंगे उतना ज्यादा सुस्ती भरा दिन आपका रहेगा। वहीं आप जितना कम जीआई वाला खाना खाएंगे उतना आप एनर्जेटिक रहेंगे पूरे दिन में। ये आप इन चीजों को यहाँ से देख सकते हैं। जितना हम हेल्दी खाना खाएंगे, कम जीआई पे फोकस करेंगे, उतना हमारे लिए वो बेहतर ऑप्शन होगा। तो एक और चीज, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसको मैं स्किप नहीं कर सकती हूँ, ये बताना मेरे लिए बहुत जरूरी है कि बहुत 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 सारी फैमिलीज में आटे को हमेशा छान के इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन ये हमें हमारी स्कूल में 8th क्लास में, 9th में, 10th में हमारी साइंस के टीचर्स जो हैं ये पढ़ा देती हैं कि कभी भी आटे को छान के इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। उसके बावजूद जो फीमेल्स हैं वो आटे को छान के इस्तेमाल करती हैं। तो अगर आपको लग रहा है कि आपका जो गेहूं है वो साफ नहीं है या कुछ भी और भी प्रॉब्लम है, तो पहले आप उन चीजों को साफ कर लीजिए। लेकिन एक बार आपने गेहूं पिसवा लिया, उसमें अगर आपको लग रहा है कि अब मुझे छानने की जरूरत है, तो आपने अगर छन्नी से छाना है आप उसको छान लो, बेशक से एक बार छान लो अच्छे से। फिर उस छाने हुए जो चोकर बच रहा है उसको देख लो, अगर उसमें कुछ भी कंकर पत्थर या कुछ और कुछ नहीं है तो आप उसको वापस से अपने आटे में ऐड कर लो। मैं हमेशा से ये सलाह देती हूँ कि हमें आटा छान के इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, क्योंकि छानने से सारा फाइबर खत्म हो जाता है, आटे के अंदर जो एनर्जी है वो खत्म हो जाती है, फाइबर निकल गया, विटामिन निकल गए, मिनरल्स निकल गए, पौष्टिक तत्व बहुत कम हो जाते हैं। चोकर खाने के हमारे लिए बहुत फायदे होते हैं, डाइजेशन को अच्छा करता है और ये सारी चीजों को हमें हेल्प करता है। बहुत सारे लोग हैं जिन लोगों को डाइजेशन मतलब कुछ और प्रॉब्लम्स हैं, तो वो लोग छान के यूज कर सकते हैं, बट नॉर्मली हमें छान के यूज नहीं करना है आटे को। तो आज की इस पूरी ट्रेनिंग से हमने ये जाना
कि रोटी खाना इम्पोर्टेंट नहीं है। हम सिर्फ पेट भरने के लिए दिन में 2 बार 3 बार रोटियां खाए जा रहे हैं, 4 रोटी 5 रोटी 8 रोटी 10 रोटी, और सोच नहीं रहे हैं कि वो रोटी क्या है, कहाँ से आ रही है। तो आज के बाद मैं उम्मीद करती हूँ इस ट्रेनिंग के बाद में कि आप सभी देखेंगे कि जो रोटी हम बना रहे हैं, जो आटा हम ले रहे हैं, वो कैसा होना चाहिए। और अभी 7:15 7:20 हो चुके हैं, रसोई में जाइए, अपनी फीमेल जो भी हैं देखिए कि क्या इसको चेंज कर सकते हो। डेफिनेटली एक छोटा सा चेंज है, और ये धीरे 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 हमारी बॉडी को सुधारने में बहुत बहुत बड़ी एक हेल्प हमारे लिए कर सकता है, डेफिनेटली करेगा। और हम फीमेल्स पे इसकी जिम्मेदारी थोड़ी ज्यादा आ जाती है कि हम इसको थोड़ा अलर्ट होके समझें। तो थैंक यू सो मच विद दिस। बहुत लंबी ट्रेनिंग हो गई। ओवर टू यू आशीष सर। थैंक यू सो मच सोनिया मैम। और जितनी भी तारीफ करी जाए काबिल तारीफ वो कम है, जितना भी शब्द बोले जाएं वो कम है। आपने बिल्कुल ये दिखा दिया कि जो जुलाई का जलवा है ना, उसमें आपने आज अपना जलवा इस मीटिंग के माध्यम से पूरी तरह से बिखेर दिया है। और मैं कुछ बातों को ऐड ऑन करना चाहूंगा आज इस मीटिंग के दौरान। जब भी आप देखेंगे भारत का इतिहास या पढ़ेंगे, समझने की कोशिश करेंगे, तो आपको एक बात पता चलेगी कि आज से 100 साल पहले भारत में सिर्फ मोटा अनाज होता था। 100 साल, 80 साल, 70 साल, 50 साल पहले तक हम मोटा अनाज करते थे। गेहूं कभी हमारी प्राथमिकता या हमारी फसल रहा ही नहीं है। आज से 100 साल पहले लगभग आप जाएंगे तो आप देखेंगे कि ये जो मेन फसल थी गेहूं, वो अमेरिका की, ऑस्ट्रेलिया, अर्जेंटीना, कनाडा ऐसे देश होते थे जहां पर ये फसल मुख्य रूप से की जाती थी। बट 1960 के आसपास लगभग एक हरित क्रांति हुई, ग्रीन रिवॉल्यूशन के नाम से वर्ल्ड वाइड फेमस है, कभी आप गूगल करेंगे। और उसके बाद से गेहूं जो है, पहले उसका पौधा आप देखेंगे भारत में नहीं, मैं बाहर के देशों की बात कर रहा हूँ, तो 7 फीट 8 फीट, इवन 11 11 फीट तक होता था। तो वो वहाँ अलग तरीके से उगाया जाता था। लेकिन इसमें बहुत सारे चेंजेस करने के बाद जब इसको भारत में इंट्रोड्यूस किया गया, तो इसकी हाइट जो है वो 2 ढाई फीट 3 फीट कर दी गई, बहुत सारे केमिकल के थ्रू किए गए। पहले ये वहां ज्यादा उगता था, आज यहाँ उगने लगा। आज से जब 15 साल बाद हम बात करेंगे खाने के बारे में, आपके पास कितना भी पैसा सही, आपके पास कितना भी बड़ा घर सही, आपके पास कितना भी बड़ा लाइफ स्टाइल सही, लेकिन गरीब लोगों में गिनती होगी, सबसे गरीब लोगों में, अगर आप गेहूं खा रहे होंगे तो। अभी अभी अगले सिर्फ मैं 10 से 15 साल की बात कर रहा हूँ, क्योंकि गेहूं को जिस तरह से पीसा जा रहा है, जिस तरह से मैदा को तैयार किया जा रहा है, जिस तरह से उसके अब साइड इफेक्ट सामने आने लगे हैं। पहले हम कोई भी चीज खाते हैं शौक में या ट्रेंड में या आदतों में बदलाव की वजह से, या हमारी जीभ का जो टेस्ट है उसकी वजह से, लेकिन जब हमें आने वाले 10 साल 15 साल 20 साल के बाद उसके रिजल्ट्स परिणाम पता चलते हैं तो बहुत घातक होते हैं, खतरनाक होते हैं। तो आने वाले टाइम में 10 सालों में 12 सालों में ज्यादा लोग ज्यादा तेजी से, बहुत जबरदस्त तेजी से जो शिफ्ट करेंगे अपने आप को, वो करेंगे मल्टीग्रेन आटे के ऊपर। बहुत अच्छा आप बता रही थी, और मैं पिछले कई सालों से, इवन बहुत सालों से मल्टीग्रेन ही आटे को खाता हूँ। और मुझसे ये जो बहुत लोग आज भी बहुत शौक से नान जो खिंचने वाले होते हैं, इसमें ग्लूटेन बहुत ज्यादा होता है, या फिर गेहूं की खाली रोटी भी जब वो खिंचती है, तो वो मेरी हैबिट ही नहीं है, या खाया ही नहीं जाता और नहीं खाना चाहिए। अभी हम एक दूसरी साइड जब चलते हैं, तो हम देखते हैं कि आप किसी डॉक्टर के पास जाइए, आपको कजानो देने वाले डॉक्टर, एक मेडिसिन है ये हमारे उसकी, क्या बोलते हैं, डायबिटीज की, मेटफॉर्मिन देने वाले डॉक्टर, ठीक है, आपको कभी नहीं बताएंगे। डोपोजी देने वाले डॉक्टर आपको कभी रिकमेंड नहीं करेंगे, आपको बहुत इत्मीनान से नहीं बताएंगे कि आपको किस तरीके का आटा खाना चाहिए। ठीक है, गर्मी हो या सर्दी हो, अगर आप 50% गेहूं के आटे में लगभग लगभग ऑन एन एवरेज, बाकी इसकी आप और बढ़िया वो निकाल सकते हैं, रागी या बेसन हो गया जिसे हम चने का आटा बोलते हैं, या फिर बाजरा, जो ज्वार, थोड़ा सा चावल का आटा, ठीक है, या ओट्स, इस तरीके का मिलाकर यूज करते हैं और मल्टीग्रेन बनाते हैं, ठीक है, तो आपके लिए वो इतना शानदार रिजल्ट देने वाला है कि आप सोच नहीं सकते। और एक बार उस आटे को खाने की आदत लग गई, तो आप किसी भी व्यक्ति को बहुत अच्छे से ये गाइड कर पाएंगे, ये उसको राय दे पाएंगे कि क्यों डायबिटीज के पेशेंट को लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स का खाना खाना चाहिए। अगर आपका कोई पेशेंट आपके सामने है, उसका HbA1c 8 9 10 11 अबव कुछ भी चल रहा है,
और उसके बाद भी आप उसको सही राय नहीं दे पा रहे, इसका मतलब है कि सही राय की कमी अभी आपके अंदर भी है। जब भी हम हमारे डायबिटीज या मोटे ओबीज लोगों से बात करते हैं जो ओबेसिटी का शिकार हैं, तो हमारी जो पहली चीज होनी चाहिए वो होनी चाहिए कि हम उन्हें लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स का खाना दें। हम उनकी सबसे पहले खाने की जो प्लेट है उसमें चेंज करने की कोशिश करें। दूसरा एक तरीका जो बहुत ज्यादा इस पर काम नहीं कर सकते, उनको कम से कम ये राय तो जरूर दें कि जब भी वो अपना खाना खाएं उससे पहले वो कोई भी सैलेड, जो सीजनल सैलेड चल रहे हैं उसकी भर प्लेट, यानी कि उनके वेट के हिसाब से, जैसे किसी व्यक्ति का वेट 80 किलो है तो लगभग 800 ग्राम सलाद उसे एक दिन के अंदर खाना चाहिए। ये एक मोटी कैलकुलेशन है, इसमें वो 600 ग्राम से लेके 800 ग्राम भी कर सकता है। तो हमें ये समझना पड़ेगा कि जब भी कोई सैलेड हम हमारे खाने से पहले खा लेते हैं, खाने के साथ नहीं, खाने से पहले खा लेते हैं, और 10 मिनट के बाद हम खाना खाते हैं, तो वो हमारे ग्लाइसेमिक इंडेक्स की वजह से, जो भी हमने खाना खाया और अगर उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स बहुत ज्यादा था तो उसको कंट्रोल करने की कोशिश करता है, हमारे ब्लड शुगर को कंट्रोल करने की कोशिश करता है, धीरे धीरे डाइजेस्ट होता है और हमारे पूरी बॉडी के अंदर एनर्जी का फ्लो बना रहता है, सुस्ती नहीं आती है, और ऐसे बहुत सारी चीजों में हमें फायदा मिलता है। तो क्या आज तक आप इस लो जीआई के खाने को यूज करते हुए आ रहे थे, और अपने जितने भी हमारे साथी हैं, पेशेंट्स हैं, या जिनका आप रिवर्सल ऑफ डायबिटीज के ऊपर काम कर रहे हैं, ठीक है, उनको ये राय देते हुए आ रहे थे? अगर नहीं देते हुए आ रहे थे तो आज इस मीटिंग को दूसरी बार, तीसरी बार ये अपलोड हो जाएगी, चौथी बार, पांचवी बार सुनने की जरूरत है कि आप कौन कौन से आटे के बारे में सामने वाले लोगों से बात करें, आप कौन सी वो राय है जो उनको दें। क्योंकि खाली शुगर बैलेंस की टेबलेट या जूस अगर आप सोचते हैं उसको देकर, करेला जामुन देकर आप अपने व्यक्ति को ठीक कर लेंगे, तो निश्चित रूप से वो 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने में हो सकता है कि उसका ब्लड शुगर कंट्रोल हो जाए, उसकी डायबिटीज का रिवर्सल आ जाए, उसका HbA1c सही हो जाए। लेकिन जब वो छोड़ेगा, छोड़ेगा तो 100% गारंटीड छोड़ेगा, एक दिन छोड़ेगा, जैसे ही वो आपके प्रोडक्ट को छोड़ेगा या अपनी लेने वाली टेबलेट को छोड़ेगा, क्योंकि उसकी आपने आदत, उसकी थाली, उसका आटा सही नहीं किया है, जो दिन में वो सबसे ज्यादा खा रहा है। आज भी वो जो चावल खा रहा है, जो गेहूं खा रहा है, जो सफेद मिठाइयां खा रहा है, उसको अगर आपने चेंज नहीं किया तो फिर 3 महीने, 4 महीने, 5 महीने बाद उसका जो ब्लड शुगर है, उसका जो डायबिटीज है, उसका जो मोटापा है, वो वहीं पहुंचेगा। और एक बार वो फिर अगर वहीं पहुंचेगा तो प्रॉब्लम क्या आएगी कि उसका विश्वास आयुर्वेद प्रोडक्ट के ऊपर से उठ जाएगा। तो हमारा एक किसी भी अच्छे वेलनेस कोच का काम होना चाहिए, और होना ही चाहिए, कि हम हमारे प्रोडक्ट के साथ साथ उसके लाइफ स्टाइल को चेंज करने में, उसको सही आदत सिखाने में, सही बात सिखाने में जरूर मदद करें। तो आज से शुरुआत करिए। आपके जितने भी पेशेंट है, सबसे पहले तो आप अपने घर के अंदर, आपकी किचन के अंदर, अपनी फैमिली के अंदर, बच्चों के साथ में, कि आप जरूर इनटेक करेंगे किस चीज का। सबसे ज्यादा जरूरी है कि खाने से पहले हम सैलेड लेंगे, और आज से मल्टीग्रेन की शुरुआत करेंगे। अगर अभी तक नहीं पिसवाया है तो अगली बार जब चक्की पर आपका आटा जाए और जो बाजार में मिलने वाले मल्टीग्रेन है उसका इंग्रेडिएंट जरूर पढ़ लीजिए, क्योंकि वो मल्टीग्रेन्स के नाम पर दिखावा है, छलावा है। आपको मल्टीग्रेन उसमें मिलने वाला नहीं है, उसमें जो मात्रा है वो 2%, 3%, 4% ही अदर आटों की पड़ी हुई है, बाकी तो उसमें 80% जो है वो गेहूं का ही आटा आपको मिलने वाला है। तो ये हमारे लिए समझना बेहद जरूरी हो जाता है कि जब भी हम मल्टीग्रेन्स की बात करें उसमें 50 से 60% ही मैक्सिमम, बस 60% गेहूं हो, बाकी और सारी चीजों का मिक्सचर हो। ये समझना सबके लिए बेहद जरूरी है। मुझे ये पूरी उम्मीद है कि आज के बाद से एक बदलाव उन लोगों में भी जरूर आएगा जो अभी तक इस काम को नहीं कर रहे थे। अगर इसमें किसी का कोई भी सवाल है तो आप अपना रेज हैंड कर सकते हैं, कोई और वैल्यू एडिशन करना चाहता है तो अपना रेज हैंड कर सकते हैं। अदरवाइज मैं यही बात बोलूंगा कि आज का सेशन बहुत शानदार था। एक बार सोनिया मैम को स्पेशली जाकर ग्रुप पर लिखिए थैंक्स, क्योंकि आज के सेशन की इतनी ज्यादा जरूरत थी हर व्यक्ति को, कि आज का सेशन के बाद आपको ये जरूर पता चल गया होगा कि अगर आपका डायबिटिक पेशेंट है कोई, और वो 2 साल, 1 साल, 6 महीने बाद आकर आपसे ये कह रहा है प्रोडक्ट लेने के बाद, या उसका विश्वास उठ गया आपके प्रोडक्ट से, या रिजल्ट्स कंपैरेटिवली कम आ रहे हैं, तो इसका मतलब अब आपको जरूरत है उसकी प्लेट के अंदर चेंजेस लाने की। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच टू सोनिया मैम। मुझे बहुत अच्छा लगा, आज का सेशन मस्ट रिक्वायर्ड सेशन था। कल सुबह फिर श्रीकांत सर कुछ कहना चाहते हैं? श्रीकांत सर प्लीज मो थैंक यू सो मच। श्रीकांत सर मोस्ट वेलकम है, ओवर टू यू। आप तो को होस्ट हैं, थैंक यू। म्यूट करना ही नहीं पड़ेगा।
जी जी, थैंक यू सो मच सर। और बहुत बहुत इंपॉर्टेंट विषय है, बहुत इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात हुई। सिर्फ 2 मिनट और लेना चाहूंगा इस पे। मैंने अक्सर देखा, जैसे भी हम लोग डायबिटीज रिवर्सल की बात कर रहे हैं, तो एक बड़ा पोर्शन जो हम पूरे दिन भर में एक इंसान खा रहा है, वो कार्बोहाइड्रेट्स खा रहा है पूरे दिन भर में। और जो एक सबसे बड़ा कारण है कि रोटी चावल वो खा रहा है, और उसका जो डायबिटीज है वो कम करना चाहता है, तो एक बड़ा तरीका यही है कि उसके आटे में बदलाव लाया जाए, उसके तेल में बदलाव लाया जाए, शुगर चीनी के अंदर में बदलाव लाया जाए। ये 3 बदलाव मैंने अक्सर जहां जहां कराना स्टार्ट करे हैं, वहां पे ओवरऑल हेल्थ और अच्छी हुई है। वेट लूज होने लगे हैं, इन्फ्लेमेशन कम होती है, डायबिटीज रिवर्सल के केसेस आसानी से देखने को मिलते हैं। तो ओवरऑल जब मैंने ये महसूस करा कि डायबिटीज में एक मुख्य जो काम है वो आपके अपने मीठे का है, चीनी का है, अपना तेल का है, अपने आटे का है। तो ये तीनों चीजों पे बदलाव आप, सबसे पहले तो सभी से कहूंगा कि हमारे घर में, ये चाहे एक्सपेरिमेंट के तौर पे, लेकिन एक बार अपने घर में रेगुलर आटा बदल के देखिए, तेल बदल के देखिए, और चीनी पे काम करके देखिए। ये तीनों चीजों पे जब आप काम करेंगे तो हमारी खुद के परिवार की हेल्थ अच्छी होगी। और यहाँ से जो हमारी वेलनेस कोचिंग की जर्नी है, हमारा सिर्फ और सिर्फ, हम सेल्समैन नहीं है कि हमारा सिर्फ प्रोडक्ट बेचने का काम है, कि हमें सिर्फ प्रोडक्ट बताते रहो, प्रोडक्ट बताते रहो। एक इंसान अपने जीवन में 10 कप चाय पी रहा है, पाम ऑयल वाला तेल खा रहा है, जब भी हम बाजार में तेल लेने जाते हैं तो हम कहते हैं भैया सस्ते वाला तेल दे दो। अगर कोई 2 तेल दिखा रहा है, कोई 150 का है, कोई 200 का है, तो हम कहते हैं 150 वाला दे दो, और हम समझदार समझते हैं अपने आप को कि मैंने सस्ता वाला खा लिया। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और इस पे और डिटेल में बात होनी चाहिए। सोनिया मैम ने बहुत कमाल के तरीके से इतना डिटेल में बताया, उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी लोग ग्रुप पर जाके जरूर 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 आज के सेशन के लिए लिख। हेलो। हेलो सर। आज मैम आप सेशन को क्लोज कर सकते हैं। क्या आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? जी। हाँ, मैं एक और चीज को ऐड करना चाहूंगी, सिर्फ 1 मिनट की बात और बताना चाहूंगी कि कैसे हम सिर्फ एक आटे से अपने आप को हेल्दी रख सकते हैं। ये मैंने अभी पिछले कुछ दिनों में सीखा कि अभी पिछले कुछ दिनों में मैं एक फैमिली से मिली। एक मेरी बड़ी सिस्टर हैं जो जयपुर में रहती हैं, मैं उनसे मिली। उनके बारे में मैं जरूर बताना चाहूंगी जब आटे की इतनी बात हुई है। तो अभी जो उनकी एज है वो 60+ है। और श्रीकांत सर के पास में हमें पता है कि एक बीएमआई मशीन है, तो वो सबके घर पे बीएमआई कर रहे थे। और 60+ यानी कि 62 63 की एज उनकी अप्रोक्सीमेटली है। और उनके जो चेकअप, उनकी जो रिपोर्ट्स आ रही थी बीएमआई मशीन पे, वो सारी इतनी परफेक्ट रिपोर्ट्स आ रही थी उनकी एज के अकॉर्डिंग कि एकदम जबरदस्त उनकी रिपोर्ट आई। तो हम लोग देख के हैरान थे कि इतना परफेक्ट कैसे हुआ। तो उन्होंने मुझे सिर्फ, हम सबको सिर्फ एक चीज बताई कि उन्हें 30 साल हो चुके हैं गेहूं का आटा खाए हुए। ये मेरे लिए बहुत शॉकिंग था सुन के कि किसी इंसान को 30 साल हो चुके हैं कि उन्होंने गेहूं का आटा नहीं खाया। और उन्होंने बताया कि वो कभी भी प्लेन आटा नहीं कंज्यूम करते हैं। और गेहूं का आटा तो वो बहुत ही कम कंज्यूम करते हैं, जौ का आटा, चने का आटा। और सिर्फ एक आटे की वजह से एक इतना बड़ा बदलाव हम लोग ला सकते हैं। ये मैं जरूर बताना चाहती थी आप सभी को। विद दिस, थैंक यू। थैंक यू। ओवर टू यू श्रीकांत थैंक सर। यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। आजमा मैम सेशन को कंप्लीट कर सकते हैं आज। आजमा मैम भी बात करना चाहती हैं। यस, आप अपना माइक ऑन कर सकते हैं। माइक ऑन है आज मैम आपका। अभी मुझे आवाज नहीं आ रही है।